हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वन अपॉन वॉल स्ट्रीट वाली बुक पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में हम लोग 9 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि 10वां चैप्टर जो कि अर्निंग्स से रिलेटेड है, पीटर लिंच की। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे फिल्म में बोला जाता है कि विद्या बालन एक फिल्म में बोलती है ना कि फिल्म या मूवी सिर्फ 3 चीज़ के लिए चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो उसी तरह विद्या बालन की स्टाइल में ही पीटर लिंच बोलना चाह रहे हैं कि स्टॉक सिर्फ 3 चीज़ के लिए चलता है, अर्निंग्स अर्निंग्स और अर्निंग्स। तो आज मैं आपको ये चैप्टर का लेके आया हूँ आप लोगों के साथ रूबरू, इसलिए हम लोगों ने ये जो है होने के लिए डुअल वीडियो मोड में बनाया है। तो हम लोग चालू करते हैं। तो ये कह रहे हैं पीटर लिंच कि सिर्फ जो स्टॉक है वो अर्निंग अर्निंग और अर्निंग के भरोसे चलते हैं, ठीक है। तो आज की अर्निंग है या आने वाले कल की अर्निंग के भी साथ में चलेगी, तो उसको हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो वहाँ एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो आप एक ऐसी कंपनी नोटिस किए हैं जो कि बहुत स्मॉल है और फास्ट ग्रो कर रही है। एक एग्जांपल बताते हैं यहाँ पे सेंसोरमैटिक कंपनी की। ये वही कंपनी है जिसने क्लेवर टैग और बजर सिस्टम बनाया था, जिससे कि जो मॉल वॉल में जो कपड़ा वपड़ा चुरा के लोग नहीं भाग जाए दुकान दुकान में, शॉपलिफ्टर्स को एक तरह से ये डिस्करेज करने के लिए। तो ये $2 से $42 हुआ शेयर आपका 1979 से 1983 तक। तो अगर आप मान लो इस तरह की कंपनी को नोटिस कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई हम अपने पोर्टफोलियो में जहाँ पे 2 स्टालवार्ड्स हैं, कोका कोला और मान लीजिए नेस्ले टाइप, तो उसको हटा के या और 3 साइक्लिकल है उसको हटा के इसको डालें, तो क्या गारंटी है कि ये जो अगर पोर्टफोलियो में आप डाल भी दें तो वहाँ से वो बढ़ेगा ही, या जो है ऑलरेडी पोर्टफोलियो में वो भी आपका ऊपर जाएगा। तो क्या दाम देना उचित है? तो ये जो मुख्यतः आपका सवाल है वो मेनली वैल्यूएशन को लेकर है, ठीक है। तो वैल्यूएशन अगर ज़्यादा भी है तो कल क्या और ज़्यादा होगा? तो इस चीज़ को देखने के लिए समझने के लिए हम लोग को अर्निंग्स को समझना होगा। तो यही चीज़ कहते हैं कि इस चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं, पर पीटर लिंच के लिए मेन पैमाना जो है वो आपका कई थ्योरी हो सकती है, पर अर्निंग्स और एसेट, थोड़ा मोड़ा एसेट भी देखा जा सकता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या क्या है, ठीक है, कि जस्टिफाइड वैल्यू पर। अब कई कई बार ऐसा कंपनी होता है कि जो मान लीजिए सस्ता वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, पर वो उसी सस्ते वैल्यूएशन पे अंडर वैल्यूड ही रह जाती है बहुत समय तक। तो आपको विश्वास नहीं होता कि भैया ये जो है पैसा बनाएगा कि भी नहीं बनाएगा, ठीक है। बट ये कहते हैं पीटर लिंच की देर सवेर जो है वैल्यूएशन जीतता है, जो वैल्यू है वो हमेशा आपको देके जाती है। जैसे हम अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखे थे कि नारायण हृदयालय अपने 1200 के आसपास में बहुत दिन से ट्रेड कर रहा था, तो बाकी जो पीयर्स थे हॉस्पिटल वाले उसके कंपेरेटिवली रिलेटिवली अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा था। तो उस समय तो बहुत सारे जो है कारण बताए जा रहे थे, पर अब जैसे वो 1700 1800 1600 इससे ऊपर आ गया, तो 50% वहाँ से ऊपर आप कह सकते हैं। तो ये हुआ ना, री रेटिंग हुई वैल्यूएशन की, पर बहुत दिन तक परेशान किया। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर ये जो वैल्यूएशन पे आ जाता है रिलेटिवली अपने फेयर वैल्यूएशन पे, तो ये जो केस है अंडर वैल्यूएशन को खरीदने का बहुत अच्छा मतलब लॉजिक है। क्योंकि अगर ना भी आए, मान लीजिए कोई अंडर वैल्यूड ही रह जाए, ऐसा हो सकता है, पर इतने केस में तो कम से कम फेयर वैल्यू पे आता ही है कि आप इस सिद्धांत को माने कि हाँ वैल्यूएशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक काम की चीज़ है। तो ये कह रहे हैं कि किसी कंपनी का स्टॉक एनालिसिस उसके अर्निंग और जो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी कंपनी का स्टॉक एनालिसिस उसके अर्निंग और एसेट के बिसात पर ठीक उसी तरह है जैसे कोई लोकल दवाई दुकान या कपड़ा दुकान वगैरह आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो आप डेली खरीद फरोख्त में आप ये भूल जाते हैं कि शेयर कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये तो पार्ट ओनरशिप है, मतलब धंधे की, कि आप धंधा, अगर आप बिजनेस का धंधा जो बिजनेस है उसको आप पार्टली ओन कर रहे हैं, कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ठीक है। तो इसी को एक दूसरे तरीके से कि अर्निंग और एसेट जो है उसको दूसरे तरीके से समझने के लिए पीटर लिंच ने एक ह्यूमन एनालॉजी दिया है स्टॉक मार्केट से, कि मतलब स्टॉक मार्केट में पीटर लिंच आपको किस तरह से वैल्यू करेंगे अगर आप एक इंसान हो और इंसान को मतलब स्टॉक की तरह समझना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए आप कोई स्टॉक जैसे बिकाऊ होते तो आपकी अर्निंग और एसेट यह तय करती कि कोई इन्वेस्टर आपका क्या दाम देना पसंद करेगा। तो इसी में हम लोग ये समझते हैं कि चलो पीटर लिंच समझ लो अपने बेटी के लिए दामाद खोज रहा है, या मान लो उस हिसाब से वो आपका एक वैल्यूएशन लगा रहा है। तो वो कैसे लगाएगा आप, तो एक मज़ा आएगा इस चीज़ को देखने में कि आप कौन सा काम करते हैं, आपका क्या बिजनेस है, आपका क्या ऑक्यूपेशन है, उसके हिसाब से पीटर लिंच आपको स्टॉक की कैटेगरी में तय कर देगा। जो हम लोग 6 कैटेगरी पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 6 जाति, जिसमें आपका हम लोग ने फास्ट ग्रोवर, स्लो ग्रोवर, स्टालवार्ड्स, एसेट रिच और टर्न अराउंड, और हम लोग ने एक साइक्लिकल देखा था। तो ये 6 जाति हमने देखी थी। तो उसी में आपको वो बताएंगे कि भाई आप अगर कोई ऑक्यूपेशन कर रहे हो तो आप किस कैटेगरी में फॉलो करोगे और किस तरह के स्टॉक से आपकी तुलना की जा सकती है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट दिस जो है ये कह रहे हैं। तो एसेट का मतलब है कि आप मान लो खानदानी रईस हो या मान लो क्या हो, तो उससे भी आपको तय होगा कि पीटर लिंच आपको कैसे वैल्यूएशन देंगे। आपका रियल इस्टेट, कार, फर्नीचर, क्लोथ, जो भी है आपके पास सामान, ज्वेलरी वगैरह, हर चीज़ उसमें काम होगी। जो भी मतलब आप अगर अपना बेचना चाहें तो आपका बिकेगा, तो वो आपका नेट इकोनॉमिक वर्थ बताएगा। तो कितने आदमी का तो ऐसा भी है कि कर्जा वर्जा बहुत ज़्यादा ले रखा है, तो नेट इकोनॉमिक वर्थ उसका नेगेटिव में आ जाएगा। तो वैसे आदमी के लिए वो कह रहे हैं कि चैप्टर 11 देखेंगे हम लोग, ह्यूमन कैंडिडेट, उस तरह का अगर कोई है तो, ठीक है। तो बाकी जो है आपको अगर वो देखेगा तो वो आपको अगर मान लो कैपेसिटी टू अर्न इनकम आपका क्या है वो देखेगा, ठीक है। आप हज़ारों ला सकते हैं, हज़ारों हज़ार ला सकते हैं, मिलियन ला सकते हैं, बिलियन ला सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि
क्या आपको मान लीजिए पैसा मिलेगा और कितना हार्ड वर्क आप करते हो। तो लेट्स सी, अगर मान लीजिए आप एक सिक्योर जॉब करते हो जहाँ पे लो सैलरी है और थोड़ा थोड़ा रेज होता है, मतलब सरकारी नौकरी वाले आप समझ लो, मैं भी एक मतलब सरकारी नौकरी में ही हूँ, माई सेल्फ IAS हूँ मैं। तो एक्चुअली में ऐसे ही हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि वी हैव सिक्योर जॉब, हाई पेइंग तो नहीं कह सकते बट मॉडेस्ट सैलरी जो गवर्नमेंट देती है। सो लेट अस नॉट डेनिग्रेट एनी बडी, बट हम लोग मतलब समझने की कोशिश करें कि पीटर लिंच हमारा क्या भाव लगाते हैं, ठीक है। तो हम एक इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ की तरह हैं। वो कह रहे हैं लाइब्रेरियन या स्कूल टीचर या पुलिस मैन को आप स्लो ग्रोअर की जाती जो स्टॉक थी उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप IGL ले लीजिए या हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइप, आप मतलब हिंदुस्तान टाटा पावर टाइप, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टारवाट हो गया, उसको हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी इस तरह की कंपनी में कोई काम कर रहा है जो मिड लेवल मैनेजर वगैरह है किसी कॉर्पोरेशन में, MNC वगैरह में, तो उसको कौन से स्टॉक के साथ कंपेयर कर रहे हैं पीटर लिंच। वो कह रहे हैं कि भैया वो कोका कोला या राल्स्टन पुरीना है। जैसे मतलब हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मान लीजिए जो है मैनेजर टाइप जो लोग हैं वो आप वरुण बेवरेजेस ले सकते हैं, HUL टाइप ले सकते हैं, नेस्ले ले सकते हैं। तो ये सब आप ले सकते हैं कि हाँ भाई ये लोग स्टार वाट हैं, ये जाएंगे तो नहीं, पर ये हैं 12-14% ग्रोथ। जो पहले वाले सरकारी वाले हम बताए थे नौकरी वाले, वो जो उसका एग्जांपल हम बताना भूल गए। तो जैसे वो उसका आपका आप ले सकते हैं कि जो IGL है, टाटा पावर है, ये FD को बीट करेगा। तो मेनली इस तरह FD को बीट करने वाले जो हैं सिर्फ वो, और ये वाले जो हैं स्टालवार्ट्स का एग्जांपल आपको बताया। फिर वो बताएं कि एक साइक्लिकल, अगर आप फार्मर हैं, होटल या रिजॉर्ट के एम्प्लॉय हैं, जो मान लीजिए सीजनल धंधा चलता है आपका, समर कैंप वाले हैं, या मान लीजिए जो है LTC पैकेज वगैरह में चलाने वाले हैं, या टूर ट्रैवल एजेंसी है आपकी, तो ये सब एक सीजनल चलती है, तो इसको आप साइक्लिकल कह सकते हैं। साइक्लिकल अपना जैसे टाटा स्टील है, उससे आपका धंधे को आपको आंका जा सकता है कि भाई आपका IEX है। जैसे मतलब जब हमारी पीक होती है उस वक्त में ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, अदरवाइज जो बेस लोड है उसके लिए तो PPA वगैरह से ही पावर एक्सचेंज होता है। तो बेसिकली हमारा जो है ये कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अगर आप राइटर हैं, एक्टर हैं, तो आप साइक्लिकल भी हो सकते हैं, पर आपका मतलब सडन इंक्रीज ऑफ आपका फॉर्च्यून होने का भी चांस है ना, कि आप पोटेंशियल फास्ट ग्रोवर भी हो सकते हैं। कहीं आपकी स्क्रिप्ट हिट हो गई तो जो है आपके 4 चांद लग जाएंगे। तो अब चौथी कैटेगरी के लिए बता रहे हैं, मतलब एसेट रिच, ठीक है। साइक्लिकल हमने देखा, तो एसेट रिच के बारे में बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई नेवर डू, मतलब नल्ले हैं, कुछ हैं जो ट्रस्ट फंड के पे आश्रित हैं, और जो आपका मान लीजिए राजा आदमी है, स्क्वायर मतलब जो है ठाकुर साहब जमींदार टाइप आदमी है, राजा आदमी है, जिसको मतलब कमाने की कोई ज़रूरत है नहीं अपने से, उसके पास खानदानी पैसा है। तो उसको वो कंपेयर कर रहे हैं कि गोल्ड माइनिंग स्टॉक है, रेल रोड है। जैसे अपने इंडिया में आप देख सकते हैं कि अदानी पोर्ट है, हिंदुस्तान जिंक, CIL, NTPC, ONGC, ये लोग के पास में कह सकते हैं आपके पास में बहुत बड़ा बड़ा सरकारी ज़मीन भी है, और जो माइंस हैं उसको खनन करने का एक ये भी है कि ज़मीन कोड़ो और जो भी मिलता है उसको आप मतलब ये बना सकते हैं अपना एसेट। तो फिर ये पांचवी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जिसमें आता है हमारा टर्न अराउंड। तो टर्न अराउंड जो है वो मान लीजिए कि कोई स्लम डॉग हैं, आवारा हैं, फ़कीर हैं, दिवालिया हो रखे हैं, मजदूर लोग हैं, जो नौकरी अभी नहीं मिला है, जिनको मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की कगार पे खड़े हैं, सभी वो पोटेंशियल टर्न अराउंड है। जब तक उनके अंदर में एनर्जी और कुछ करने की हिम्मत बची है, तब तक वो सारे टर्न अराउंड है, कुछ भी कोई भी कर सकता है, ठीक है। फिर वो बात करते हैं कि फास्ट ग्रोअर कौन से हैं। अगर आपका धंधा एक्टर हैं, या आप कोई इन्वेंटर हैं, रियल इस्टेट डेवलपर हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, एथलीट हैं, म्यूजिशियन हैं, या क्रिमिनल हैं, तो आप पोटेंशियल फास्ट ग्रोअर हैं, क्योंकि ये सब धंधे में बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं, मगर इसमें हाई फेलियर रेट भी है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इनकम 10 गुना हो सकता है, 20 गुना हो सकता है, 100 गुना हो सकता है रातों रात। तो आप ये कह सकते हैं, मतलब ये है कि फास्ट ग्रोवर छोटा पैक बड़ा धमाका है, 10x 20x कर देगा, अर्स या फर्श पर आपको ला देगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं टैको बेल, स्टॉप एंड शॉप। तो हमारे जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा फास्ट ग्रोवर जैसे जोमेटो है। मतलब एक एग्जांपल बताते हैं कि जब आप फास्ट ग्रोइंग कंपनी में करते हैं तो आप उसके फ्यूचर के ऊपर में दाव खेल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे आज की डेट में उसकी अर्निंग नहीं भी है, तो भी आप उसके ऊपर में मतलब कि दाव खेल रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि जैसे कंपेरिजन करते हैं कि आप एक यंग डंकिन डोनट को अगर खरीदते, तो जो है मान लीजिए उसको आप एक हैरिसन फोर्ड के साथ में तुलना कर सकते हैं, जो स्टार वार्स बनाया था। वो ऐसे तो एक कारपेंटर था, पर उसने स्टार वार्स मूवी बना दी थी। तो यंग डंकिन डोनट्स वैसा कंपनी है। और आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं तो आपका तुलना कोको कोला से किया जा सकता है। तो कॉर्पोरेट लॉयर जो है रातों रात 10 बैगर तो नहीं बनाएगा, जब तक कि आपने बहुत बड़ा कोई डाइवोर्स केस सुलझा दे नहीं दिया हो, जेब बेजोस टाइप का, समझ रहे हो। तो उस टाइप का जो है, तो इसीलिए इन्वेस्टर जो है प्रॉमिसिंग फास्ट ग्रोवर को मतलब स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं। जैसे आज के डेट में जोमेटो है, वो कमा नहीं भी रहा है तब भी, क्योंकि उनको लगता है कि आगे चल के ये जो है कमाई होगी, जो है अर्निंग बाद में आएगी, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप मान लीजिए प्राइस को और अर्निंग को ज़्यादा दिन दूर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे प्राइस को अर्निंग के साथ में समावेश करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो चार्ट में वैसे पहले जैसे वो लोग के जो पीटर लिंच के टाइम पे होता होगा कि इस तरह की बुक में कि अर्निंग्स की भी एक अलग से ट्रेंड लाइन चल रही है और प्राइस की भी चल रही है, तो उसका वो यहाँ पे एक दो चार्ट दिखाए हैं।
तो वो हम लोग मतलब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि आप किसी स्टॉक का प्राइस और उसका अर्निंग का ट्रेंड लाइन देख सकते हो, वो साथ साथ चलेंगे, टैंडेम में चलेंगे। अगर अर्निंग लाइन जो है स्टॉक प्राइस से जुदा हो गई, ठीक है, तो उसको अर्निंग के पास, हाँ, उसको अर्निंग के पास आज नहीं तो कल आना ही होगा। लोग भले सोचे कि भाई ट्रम्प क्या करेगा, जिनपिंग क्या करेगा, रेट कट कब होगा, पर आखिरकार जो है अर्निंग से ही किसी स्टॉक की कुंडली तय होगी। लोग भले घंटे घंटे जो है लेवल देखें कि कब ब्रेकआउट होगा, कब सपोर्ट है, पर जो लॉन्ग टर्म में देखो तो कमाई क्या करेगी कंपनी, वही तय करेगी कि क्या होगा। मतलब आप चाहे एक आध अपवाद देख लो, पर मोटा मोटी हर स्टॉक में यही दिखेगा आपको कि पिछले दशक में वो बता रहे हैं कि आप देखेंगे कि हमने लास्ट डिकेड में रिसेशन भी देखा, इन्फ्लेशन भी देखा, तेल का दाम ऊपर जाते देखा, नीचे जाते देखा, बट जो है एक तरह से मान लीजिए स्टॉक प्राइस जो है वो अर्निंग को ही फॉलो किया, उसका ही गुलाम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउ केमिकल की एक कहानी बताते हैं कि 1971 से 75 में उसकी अर्निंग्स बढ़ रही थी तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ा। 85 से 88 के बीच में भी यही था कि अर्निंग्स बढ़ी थी तो स्टॉक प्राइस बढ़ा था, मगर बीच का जो फेज था 1975 से 85 में अर्निंग ऊपर नीचे हो रही थी तो स्टॉक प्राइस भी ऊपर नीचे हो रहा था। तो ये जो चीज़ है वो बताया। फिर एक एवॉन कंपनी की कहानी बताते हैं कि जिसका 1958 में $3 का स्टॉक था, जो कि मान लीजिए $140 पहुँच गया 1972 में। तो इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म उसके अंदर हो गया तो स्टॉक प्राइस जो है अपने अर्निंग्स के मल्टीपल के से इन्फ्लेटेड हो गया था। तो उसको आगे पीछे उसकी फैंटेसी जब खत्म हुई 1973 में तो कोलैप्स कर गया स्टॉक। और तो ये जो चीज़ है आप पहले ही देख सकते हैं, फोर्ब्स मैगजीन ने उसमें कवर आर्टिकल चलाया था 10 महीने पहले ही कोलैप्स के कि हाँ भाई अर्निंग्स जो है खत्म हो रही है। फिर एक एग्जांपल बताते हैं मास्को कॉर्पोरेशन का। ये बहुत ही खतरनाक कंपनी है। ये कह रहे हैं कि भैया ये सिंगल हैंडल बॉल फॉसेट बनाती थी, पर ये है 30 साल तक इसने कंजिक्यूटिव अर्निंग का इंक्रीज देखा, चाहे लड़ाई हो, शांति हो, कोई भी काल हो, इन्फ्लेशन का हो, रिसेशन का हो, उसकी जो अर्निंग है वो 800 गुना बढ़ी और स्टॉक 1300 गुना बढ़ा 1958 से 1987 के बीच में। कहते हैं कि शायद ये सबसे महान स्टॉक है कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म की जो इतिहास है उसमें सबसे महान स्टॉक है। तो और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो मान लीजिए जो कंपनी जो मतलब वाहियात नाम जैसे मास्को स्क्रू प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करी थी, तो पहले भी इन्होंने डिस्कस किया था कि इस तरह की जो अंडररेटेड वाहियात नाम की जो कंपनी होती है वो पोटेंशियल मल्टीबैगर हो सकती है, क्योंकि ये अंडर द रडार बहुत दिन तक चलती है, ठीक है। तो जब तक इसकी अर्निंग चल रही थी इसको कोई रोकने वाला नहीं था। फिर सोनी रेस्टोरेंट चेन की कहानी बताते हैं कि इसके जो है 29 साल तक 116 कंजिक्यूटिव क्वार्टर में हायर रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया था। तो इस तरह की तो कोई बहुत विरले ही कोई कंपनी होगी जो इस तरह का मैच कर पाएगी। तो इसमें भी कहीं कुछ स्पॉट्स में जब उसकी अर्निंग्स अपने स्टॉक मतलब स्टॉक प्राइस अर्निंग से ऊपर भाग गया था तो वो फिर आगे पीछे नीचे आ गया। तो हालांकि जो है स्टॉक मतलब अर्निंग्स तो हर समय बढ़ी रही थी, पर ऐसा नहीं है कि स्टॉक प्राइस, क्योंकि कभी कभी बीच में जो है लोग उसको हायर वैल्यूएशन दे के पहुंचा देते ऊपर, तो मगर आगे पीछे उसको जो है सामंजस्य बैठाना ही पड़ेगा। तो उसी तरह मैरियट का बात करते हैं कि ये मतलब वंडरफुल ग्रोथ स्टॉक रहा। और लिमिटेड भी हम डिस्कस किए हैं पीछे, जो ये पैंटी होज वाला जो एक लिमिटेड हंसतूत की वाइफ जो खोजी थी। तो उस तरह से जब अर्निंग्स इनके बढ़े लेट 70s में, सॉरी लिमिटेड की जब अर्निंग्स घट गई लेट 70s में तो स्टॉक भी टूट गया, ठीक है। तो यही होता है कि जब अर्निंग्स बढ़ी तो बढ़ जाता है। तो 1983 से 87 में जब वो ऊपर चला गया था इसकी मान लीजिए प्राइस, तो वो फिर 87 में डिजास्टर हुआ उसके साथ में, क्योंकि बहुत आगे भाग गया था। तो एक क्विक तरीका है कि कोई स्टॉक ओवर प्राइस है या क्या है, तो आप उसको आप मतलब पी प्राइस टू अर्निंग लाइन से आप देख सकते हैं। आजकल उसको हम लोग पी रेशियो जो बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। कि तो हम लोग ने सोनी रेस्टोरेंट की, मैरियोट की और जो है अल्दा लिमिटेड की कहानी हम लोग ने कर ली। अगर ये कह रहे हैं आप जाना माना ग्रोथ वाला कंपनी को कम पी पर खरीदते हो और ज़्यादा ही ड्रामेटिक हाई पी हो जाए तब बेचते हो, तो आप ठीक ठाक कर लोगे स्टॉक मार्केट में। जैसे हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ नहीं है कि जैसे अपना टाइटन है, वीपीएल है, पॉलीकैब है, केईआई है, बजाज फाइनेंस है, इस टाइप का जहाँ ग्रोथ है वहाँ अगर आपको बीच बीच में जब वैल्यूएशन सस्ता होता है तो आप ले लेते हैं, तो आपको थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। पर ये नहीं कि आप ग्रोथ नहीं देखें और मान लो एचयूएल और कोलगेट पाल्मोलिव ले लिए, तो उसको अगर लेके बैठ गए हैं और सोच रहे हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे रिटर्न आएंगे, तो फिर एशियन पेंट और डीमार्ट भी उसी कैटेगरी में है, तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फेमस पी रेशियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो पी रेशियो है इसको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी बोलते हैं या पी मल्टीपल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो रामदेव अग्रवाल जी खासकर बोलते हैं कि ये 20 के मल्टीपल पर जब ट्रेड कर रहा था इस टाइप से, तो ये बताते हैं। यहाँ वो चार्ट बताए हैं A1 प्रोडक्ट का, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि देखिए इस तरह से ये प्राइस है, ये वाला अर्निंग है। तो बढ़ तो रहा था अर्निंग इसकी हर वक्त में, मगर प्राइस जब बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, यहाँ पे इस पेज तक गया है, तो यहाँ पे अर्निंग से मान लीजिए जुदा हो गया, तो फिर ये इसका जो है यहाँ पे डिक्रीज आया। तो हम लोग मतलब इस चार्ट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीनों का चार्ट बनाया हुआ है, मैरियोट का, सोनी रेस्टोरेंट का और द लिमिटेड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो मान लीजिए प्राइस आपके अर्निंग्स की जो ट्रेंड लाइन है उससे नीचे मिल रही है, तो वहाँ से उसको खरीदना सही रहा है। ऊपर जब चली गई है अर्निंग्स के तो उसको बेचना सही रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अर्निंग लाइन की तरफ पी रेशियो ज़्यादा मतलब कि यूजफुल मेजर है कि ओवर प्राइस है कि फेयरली प्राइस है कि अंडर प्राइस है आपकी कंपनी जो आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो कभी कभी पी रेशियो आपको एबनॉर्मली हाई भी दिखाएगा, क्योंकि हो सकता है सब नॉर्मल है, बट चूंकि कंपनी ने कुछ लॉस को राइट ऑफ किया है जो कि लॉन्ग टर्म का लॉस था और एडजस्ट हुआ है शॉर्ट टर्म इस क्वार्टर की प्रॉफिट के साथ में, तो एडजस्टेड प्रॉफिट बहुत कम आया, तो प्राइस टू अर्निंग आपका कम दिखा रहा है, नहीं प्राइस टू अर्निंग हाई दिखा रहा है, हाई दिखा रहा है। तो ये सब जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट वगैरह के एक्सप्लेनेटरी या वीडियो आते हैं, उससे आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल बताते हैं कि मतलब एक पी कैसे कैलकुलेट होता है, कि भाई के मार्ट अगर 10 के पी पे है तो मतलब उसका कैसे हुआ है, पी कैसे करते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि अगर $35 का शेयर बिक रहा है और उसकी मान लीजिए 12 महीने पिछले 12 महीने की जो कमाई है वो $3.5 थी प्रति शेयर ईपीएस, तो जो है उसको हम लोग डिवाइड कर लें तो 35/3.5, तो हमारे को 10 का पी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते ही हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर किसी कंपनी का जो अगर मान लीजिए साल की जो अर्निंग है उसको ही हम लोग मतलब अर्निंग्स में कैलकुलेट करते हैं, तो अगर वो मान लीजिए कांस्टेंट है तो जितना पी का आप स्टॉक खरीदे हो उतना साल लगेगा केवल अपना मूलधन निकालने में, ठीक है। तो मान लीजिए उतना ही टाइम लगेगा और इन्फ्लेशन का आपका जो मनी वैल्यू घटेगा वो आता लगे, ठीक है। तो फिर इतना लो पी के रहते हुए क्यों कोई हाई पी का स्टॉक लेगा, क्योंकि चचा अर्निंग किसी कंपनी का हर साल कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, वह बढ़ेगा ना। तो किसी का पी ज़्यादा है, इनफैक्ट यह बता रहा है कि 40 का पी वाले से में लोग इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और मान लीजिए 3 का पी है किसी का तो उसके साथ उम्मीद कम है, ठीक है। और पागल नहीं है लोग, स्लो ग्रोवर्स के लिए आपको दिखेगा कि कम पी पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, और फास्ट ग्रोवर के लिए हाई पी पे आपको दिखेंगे, साइक्लिक के पी आपको ऊपर नीचे होते दिखेंगे, ठीक है। तो कुछ सस्ता खोर लोग जो है सस्ता माल मतलब लो पी को उठाने के चक्कर में सारे लो पी स्टॉक आप उठा लेते हैं। तो इस तरह से वो कहना चाहते हैं कि हम लोग वी शुडंट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। तो आपको जो डॉ केमिकल के अंदर में बार्गेन पी दिख रहा है वही जरूरी नहीं है कि बार्गेन पी आपको वालमार्ट में भी हो, ठीक है। तो यही कहते हैं कि इस तरह से अगर जो है वो हमारी समझ के बाहर है रणनीति। तो अगर विभिन्न इंडस्ट्री है और डिफरेंट कंपनीज है तो हम पी रेशियो अगर मान लीजिए सबका अलग अलग होगा, तो अगर उसके लिए सब चीज़ के लिए डिस्कस करेंगे तो ये एक महाग्रंथ बन जाएगा। तो पीटर लिंच कह रहे हैं तो पी के चक्कर में बावला नहीं होना है, इंडस्ट्री पी से तुलना करो, और नहीं समझ में आ रहा है तो ब्रोकरेज हाउस वगैरह से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे आप तय करो कि हाँ भाई ये डिस्काउंट टू इंडस्ट्री बिक रहा है या कैसे बिक रहा है। तो किसी कंपनी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख लो, पी को स्क्रीनर पे हम लोग को आजकल जैसे मिल जाता है कि तो आप देख सकते हैं कि उसका पहले पी क्या था, किस पी लेवल से वो वापस मान लीजिए उसमें बाइंग आती है और हो जाता है, मतलब स्टेब्लिश्ड ग्रोथ कंपनी है ऑलरेडी, तो उसके साथ आप ये खेल सकते हैं, ठीक है। नई कंपनी में ऑफ कोर्स ये वाला पैमाना नहीं चलेगा। तो अगर मान लो आप कोका कोला या बीबीएल और उन बेवरेजेस टाइप का कोई कंपनी ले रहे हैं तो उसके लिए आप यह उपयोगी होगा कि देख लो कि दाम और कमाई का अनुपात जो पी है वो आप जो दे रहे हो वो मान लो पहले जो लोग दे रहे थे उसके अनुपात में क्या है, क्या ग्रोथ पे दे रहे थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आप कंपेयर कर सकते हो और एक रैशनल डिसीजन ले सकते हो। नए कंपनी के साथ में इस तरह नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको पी रेशियो संबंधी कुछ नहीं भी समझ में आया जो भी हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं, तो बस इतना याद रखो कि बहुत ऊंचा पी वाला स्टॉक से दूर रहो, कम से कम पैसा बने ना बने डूबेगा तो नहीं, ठीक है। तो हाई पी जो है वो एक हैंडी कैप है स्टॉक के लिए, ठीक है। तो अगर हाई पी है तो उसका बेजोड़ ग्रोथ होना चाहिए, अगर अर्निंग्स का अगर बेजोड़ ग्रोथ नहीं है तो हम हाई प्राइस के साथ में उसका इंसाफ नहीं है, ठीक है। तो जो मतलब बहुत ना इंसाफी है तो वो वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो बीच बीच में गब्बर की आत्मा घुस जाती है मेरे अंदर, तो आवाज़ भी थोड़ी भारी भारी सी है, तो हम लोग आई एक्सपेक्ट यू डू नॉट माइंड, ठीक है, थोड़ा ड्रामेटिक। तो यहाँ पे मतलब एक चीज़ ये बता रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पे एक ईडीएस कंपनी की डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे जो सारे वो डिस्कस किए, पर ईडीएस की एक एग्जांपल देते हैं कि ये कंपनी जो है 500 के पी पे ट्रेड कर रही थी। तो इसका मतलब अगर सेम अर्निंग्स रहती तो 500 साल लग जाते हमको, और एनालिस्ट लोग मगर बोले कि भैया ये तो 1000 के पी तक जाएगा, ठीक है। तो कोई पागलपन का कोई ये नहीं है। तो मतलब 1000 के पी मतलब तो मतलब किंग आर्थर जब इंग्लैंड में घूमते थे उतना समय और लगेगा तुमको, कि अगर उस समय तुम खरीदे होते तो तुम आज ब्रेक इवन कर रहे होते। तो ये जो चीज़ें हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट पे उतना सीरियस नहीं लगना कि भाई वो तो फिर वो हटा ही देगा। तो जो आने वाले साल थे ईडीएस के लिए कंपनी ने बहुत अच्छा किया, समझ रहे हो। तो कंपनी ने अच्छा किया, कमाई वगैरह भी अच्छी हो रही थी, कुछ भी मतलब गड़बड़ नहीं था, मगर फिर भी कंपनी ने के स्टॉक ने अच्छा नहीं किया, उसकी दूसरी कहानी थी, वो तो मान लीजिए लुढ़क गया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एक सेकंड। तो ईडीएस है ना, तो यही चीज़ कह रहे हैं कि वो मान लीजिए 1900 ईडीएस की स्टॉक की अलग कहानी थी, 1974 में $40 से $3 पर लुढ़क गया। कंपनी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, बस पहले से ही बहुत ओवर प्राइस हो गया था जो कभी पहले देखा नहीं गया था आज तक, तो इसीलिए वो मान लीजिए गिर गया। तो आप सुने ही होंगे कि इस स्टॉक का प्राइस में फ्यूचर का अर्निंग डिस्काउंटेड है। तो ईडीएस तो अगले जन्म तक का प्राइस डिस्काउंट करके बैठा, तो इस जन्म में तो पैसा बनना नहीं था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो पीटर लिंच बता रहे हैं, मतलब मैं उनको इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूँ, अगले जन्म ऐसा लिखा नहीं है उन्होंने, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जैसे मैकडी के स्टॉक की कहानी बता रहे हैं कि 1972 में ये $75 मतलब 50 के पी से गिरकर $25 आ गया 13 का पी, जो 13 का पी रीजनेबल है, तो उस वक्त में आप लीजिए उसको, ठीक है। उसी तरह से रॉस पेट्रोट की भी वही कहानी बता रहे हैं कि वो मान लीजिए रॉस पेट्रोट हमारा है वो भी मान लीजिए गिर गया था। फिर पोलारॉइड की कहानी बताई है, और हमारी जो है एवॉन कंपनी की कहानी बताई है कि छोटा कंपनी था तो
मतलब एवॉन, तब तो हम मानते हैं कि भाई जो है 64 का पी जायज़ है। पर अगर ये 64 का पी आपको मिल रहा है और बहुत बड़ा कंपनी है जो कि बिलियन सेल्स में कर रहा है, मेगा बिलियंस कॉस्मेटिक और लोशन उनको बेचना पड़ेगा तब, ठीक है। तो वो चीज़ बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि एवॉन को अगर अपना 64 का पी जस्टिफाई करना है तो स्टील इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया सब की कमाई से ज़्यादा उसको कमाना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी होगा। तो स्टॉक प्राइस 1974 में गिरा, आपका $18 तक गिर गया, ठीक है, $140 से। तो वही पोलोराइड के साथ हुआ। वो भी सॉलिड कंपनी थी, 32 साल से ग्रो कर रही थी, पर 89% उसने 18 महीने में लूज़ कर गए। तो $143 में 1973 में बिक रहा था और $14 पे आ गया, मतलब 10 गुना कम हो गया समझ लीजिए। फिर से 1978 में $60 तक जंप मारा और फिर से $19 पे पहुंच गया 1981 में। तो जब मार्केट हाई था 1973 में तो पोलोराइड का पी था 50। तो ये ज़्यादा हाई इसलिए पहुंच गया कि इन्वेस्टर ने पागल बना दिया कि भाई बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, इसका SX70 कैमरा आएगा, और जो है कैमरा और फिल्म जो है उसमें थोड़ी दिक्कत थी, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉब्लम भी हुई, ओवर प्राइस भी था, पीपल उसमें मतलब लोग उसमें इंटरेस्ट खो दिए। अगर वो कह रहे हैं कि अगर पोलोराइड का सब कुछ सही भी होता तो भी उसको हर एक अमेरिका के घर में 4 पोलोराइड कैमरा बेचना पड़ता, तब जाकर उसका हाई पी जस्टिफाई होता। तो आप सोच लीजिए हमारे इंडिया में तो कितने ही इस तरह से हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं। वो मान लीजिए पोलोराइड टाइप की कंपनी के लिए 64 पी पे हाई बता रहे हैं, तो अब उस हिसाब से तो पता नहीं पीटर लिंच को कितना नीचे का पी चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, तो ये पोलोराइड की कहानी हमने ऑलरेडी कर ली, ठीक है। हाँ, पी ऑफ द मार्केट, ये पी ऑफ द मार्केट के बारे में बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भैया जो है कंपनी के पी रेशियो कोई हवा में नहीं बनते, ओवरऑल स्टॉक मार्केट का भी प्रभाव रहता है। तो उसका खुद का जो पी रेशियो है आप देख सकते हो, स्टॉक मतलब मार्केट का, जो कि सभी कंपनी के क्यूमुलेटिव तरह से निकाला जाता है, उसकी सारी की प्रॉफिट जोड़ लीजिए आप, मतलब अर्निंग्स जोड़ लीजिए और उसका सबका एक मार्केट कैप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो क्या पी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये पी का जो मार्केट का पी है वो आपको अच्छा अंदाजा दे सकता है कि मार्केट ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। जैसे हम लोग निफ्टी का पी बोलते हैं कि इतना 20 आ गया, 21 आ गया, 19 आ गया तो सस्ता मिल रहा है। तो पीटर लिंच कह रहा है कि मैंने बोला है आपको कि मार्केट को इग्नोर करो, पर अगर कुछ स्टॉक इन्फ्लेटेड पी में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो है सभी स्टॉक लगभग इन्फ्लेटेड पी पे ही ट्रेड कर रहे होंगे। तो अब मार्केट में मतलब सेंसिबल अपॉर्चुनिटी, मतलब 100 बेच के उसमें जाओ, वो चीज़ रिलेटिवली कम दिख रही है। तो अब इसका मतलब है कि सेंसिबल यही है कि मार्केट को ही करेक्ट होना होगा, ठीक है। और वही हुआ भी 1973 में, मान लीजिए धड़ाम से गिरा मार्केट। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत 1987 में भी गिरा, पर 1973 जितना नहीं, ठीक है। ये कह रहे हैं। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये कह रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट का जो है इसमें बुल मार्केट में, ये जो बुल मार्केट सिनेरियो होता है उसको बनाने में इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर जब इंटरेस्ट रेट लो रहते हैं तो लोग वही, मतलब इजी मनी है हाथ में, हम लोग बोलते हैं ना कि लो इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं डोविस पॉलिसी। इजी मनी है लोगों के हाथ में, तो वो ज़्यादा पे करना चाहेंगे स्टॉक्स को, क्योंकि उस वक्त में बॉन्ड्स के लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं। आपको एफडी में इंटरेस्ट का मिलेगा, इंटरेस्ट रेट घर से थोड़ी देगा। अगर लो इन्वायरमेंट है तो एफडी में भी लो आएगा, आपके सुकन्या में भी लो होगा, आपके पीपीएफ में भी लो होगा। तो बॉन्ड्स मार्केट जो है एक तरह से वो थोड़ा सा लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। तो हम सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर हम डालना चाहते हैं तो स्टॉक्स, आपको इक्विटी जो है उसकी इतनी सप्लाई नहीं रहेगी, सप्लाई डिमांड के कारण आपका जो है पी सबका इन्फ्लेट हो जाएगा। तो इसी को बुल मार्केट कहते हैं कि लिक्विडिटी है और आपकी जो है सप्लाई नहीं है स्टॉक्स की, इक्विटी की, तो वही इक्विटीज़ को ही लोग हायर वैल्यूएशन पे लेके जाएंगे। तो यही चीज़ है, इनक्रेडिबल ऑप्टिमिज्म है। बुल मार्केट कैन ड्राइव पी रेशियो टू रेडिकुलस लेवल, जो उसने किया था ईडीएस के केस में, एवॉन ईडीएस का 500 हो गया था, एवॉन पोलोराइड वगैरह के केस में। तो ये सब जो है मतलब कि ऐसे जन्नत की दुनिया वाला पी कमांड कर रहे थे। तो आपको पता चलेगा कि भाई स्लो ग्रोवर्स वगैरह भी जो है, फास्ट ग्रोवर्स को जो अमूमन पी मिलना चाहिए वो स्लो ग्रोवर्स लेके बैठे हैं, और फास्ट ग्रोवर तो पता नहीं आसमान में चले गए। तो मार्केट का ही पी 1971 में 20 पे पहुंच गया था। तो कोई भी अगर पी रेशियो का जो है अनुयायी होगा, बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, तो वो देख सकता था इस पागलपन को। और मेरे को अगर कोई एक भी बताता तो मैं बच जाता। 1973-74 में मैं भी अंधा हो गया था, और इसलिए वहाँ पे ब्रूटल करेक्शन देखा हमने 1930 के बाद। ऐसा ब्रूटल करेक्शन हमने 1973-74 में देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर लिए। मार्केट का ही पी मतलब 8 से 16 हो गया था। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि जो लोग हैं वो दुगना दाम दे रहे थे, वही कमाई के लिए दुगना दाम देने के लिए तैयार थे, ठीक है। वार्निंग साइन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जो एक आर्टिकल लास्ट है उसको पढ़ लेते हैं कि हम फ्यूचर अर्निंग को कैसे प्रेडिक्ट करें। तो आप इसके लिए आप देखते हैं कि मान लीजिए आप कितना भी करें कोशिश, तो आप करंट अर्निंग से तो केवल यही मालूम कर सकता है ना कि उसका वैल्यूएशन अभी जायज़ है या नहीं। तो नाजायज़ से वो कह रहे हैं कि अभी पीटर लिंच की दूर ही रहो। जैसे मान लीजिए कि आप पोलोरॉइड है, ईडीएस है, ये इस तरह एवॉन वगैरह जो 140-50 के पी पे चल रहा है, ब्रिस्टल मायर्स, कोका-कोला, जब भी ये लोग मैकडी वगैरह बहुत हाई पी पे चल रहे हैं तो उसको आप अवॉइड कर दें। पर अगर मान लीजिए आपको देखना है कि छोटा कंपनी है, अगर वो मान लीजिए हाई पी पे चल रहा है, तो उसको हम उसको कैसे देखें कि हम अगले महीने हो सकता है ताबड़तोड़ उसमें अर्निंग आ जाए, तो आपका जो पी है वो, उसका जो बेसिक बेसिस है वो आपका धरा का धरा रह जाए और स्टॉक बहुत ऊपर चला जाए। तो अगले महीने, अगले क्वार्टर, अगले साल का अर्निंग के बारे में जानना है आपको, तो क्योंकि वो भी बढ़ सकता है और कंपनी अगर ग्रोथ करेगी तो
तो हर स्टॉक अपने वैल्यूएशन के हिसाब से एक इनहेरेंट ग्रोथ का एजम्पशन लेके चल रहा है, पर वो एजम्पशन जो कह रहे हैं कि जो भी लेके चल रहा है वो आप बता नहीं सकते कि वो जो है वो सही है या गलत है। स्टैटिस्टिशियन और एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल वाले भैया लोग जो है बैठे रहते हैं इस पे अपना अनुमान लगाने के लिए, और अक्सर उनके हाथ में जो है गलती हाथ लगती है, हाथ में सरप्राइज लगता है। तो ये है कि अगर मान लीजिए कि तभी आपको देखते हैं जब सरप्राइज मिलता है तो अर्निंग्स तो अच्छा आया और इस क्वार्टर में स्टॉक 10% डाउन है, तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों भाई कि कमा रहा है, क्योंकि पहले ही इंस्टीट्यूशन वाले लोगों ने इसको समझा था कि इसका अर्निंग्स उससे भी अच्छा आएगा। अब अर्निंग्स किसी का खराब आया तो भी स्टॉक 5% ऊपर है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन वाले भैया जो एनालिस्ट वगैरह थे उन्होंने उससे भी खराब उसका अनुमान किया था। जब यहाँ हाल फिलहाल में हम लोग ने जैसे ब्लू स्टार में देखा है कि ब्लू स्टार वगैरह में मतलब जो ये सीजनल का ये था कि भाई ये इस बार मानसून आया तो एकदम ही नहीं बिकेगा वगैरह, मगर देखा कि अरे ठीक ठाक बिक गया, तो रीरेटिंग हुई। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको मतलब ये सारी चीज़ें आप इंडिविजुअल लेवल पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ये आप देखिए अर्निंग्स नहीं देख सकते, तो आप ये देखिए कि अर्निंग्स बढ़ाने को लेकर क्या सोच रहा है कंपनी, और क्या उसका प्लान है, और क्या वो प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, प्लान के मुताबिक चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर वो मान लीजिए चल रहा है तो इसका मतलब आप उस पर बने रहिए, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि 5 तरीका बताए हैं कि अर्निंग कोई कंपनी बढ़ाता है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि कैसे बढ़ा रहा है वो भी एक फ्लेवर आपको बताएगा कि अगर कॉस्ट कम करके बढ़ा रहा है अर्निंग, कि दाम बढ़ा के बढ़ा रहा है। कॉस्ट कम करके बढ़ा रहा है मतलब देखिए जो है अपना कॉस्ट का मतलब जो अपना एक्सपेंसेस है उसको कम, मतलब जो चीज़ माल बेच रहा है वो नहीं, जो उसका एक्सपेंस है एम्प्लॉय कॉस्ट या कटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो अर्निंग में उतना मज़ा नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट कटिंग एक हद तक आप कम कर सकते हो, उसके बाद नहीं। फिर दाम आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको प्राइसिंग पावर है, आप दाम बढ़ा भी रहे हो फिर भी आपका माल बिकेगा, आपको कॉन्फिडेंस है। फिर आप नया मार्केट में एक्सपेंड कर रहे हो तो आपकी मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी। आप ओल्ड मार्केट में ही ज़्यादा सेल्स कर रहे हो, मार्केट कैप्चर कर रहे हो, तो आपकी जो है वॉल्यूम बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो अर्निंग बढ़ेगी। या घाटा के सौदा जो है उसको आप बंद कर रहे हो या घटा रहे हो तो भी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो इसी के साथ में जो है इस चैप्टर को हम लोग इसी करते हैं। तो सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तुम लोग, ठीक है। थैंक यू।